अगर आप 200-250 वाले हो तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो गारंटीड है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 450 से 500 के बीच में तो पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद आपकी मेहनत है, वो पता नहीं क्यों उनके फेवरेट चैप्टर्स हैं, वो उनसे क्वेश्चन देगा ही देगा, और 1-2 नहीं 10-10 क्वेश्चन तक भी दे देता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, अभी भी यूट्यूब पर यही ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा ताबीज़ मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो गलत कर रहे हो भाई। अभी भी ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो देखने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, है ना। अब लास्ट का 1 महीना बचा है ना, लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास है, और इस 1 महीने में आप क्या कर सकते हो ये ज़रूर मैं आपको बता सकता हूं। और इस वीडियो में यही बताने आया हूं कि भाई अगर आप लास्ट मोमेंट पर कम से कम ये चैप्टर्स भी pढ़ लेते हो, और बहुत ज़्यादा नहीं लाया हूं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स लेकर आया हूं, बहुत छोटा सा सिलेबस लेकर आया हूं, मात्र 20-25% सिलेबस है। तो अगर आप 20-25% सिलेबस भी कवर कर लेते हो तो उससे आप नीट में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। अगर आप 200-250 वाले हो तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि अगर आपके नंबर यहाँ अटके हुए हैं और अगर इन टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, इन पर ईमानदारी से मेहनत कर लोगे एक चेकलिस्ट बनाकर, तो गारंटीड है कि आपके मार्क्स जो हैं वो 450 से 500 के बीच में तो पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद आपकी मेहनत है, तो आप कितनी मेहनत कर सकते हो ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो। अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद आपको नहीं है सिलेक्शन की, राइट, क्योंकि आपके नंबर कितने आ रहे हैं 200 से 250, और 200 से 250 में कुछ नहीं मिलता है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों वीडियो की। तो पहली चीज तो हम ये समझें कि नीट कुछ चैप्टर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है ना। वो पता नहीं क्यों उनके फेवरेट चैप्टर्स हैं, वो उनसे क्वेश्चन देगा ही देगा, और 1-2 नहीं 10-10 क्वेश्चन तक भी दे देता है। तो मुझे पहली चीज तो ये चैप्टर्स पता होने चाहिए कि 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से जो आ रहे हैं, ये एक चैप्टर कौन सा है या एक पार्ट कौन सा है, जिसको अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरे 40 नंबर तो सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे। बात समझ आ रही? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क अगर आप करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा बच्चों, क्योंकि लास्ट टाइम पर टाइम मैनेजमेंट के साथ खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ढंग से खेल लेते हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस को आप बढ़ा लोगे। आप कई बच्चों से आगे निकल जाओगे जो गधा मजदूरी कर रहे हैं। गधा मजदूरी का मतलब समझते हैं आप लोग, बैठ के पढ़ रहे हैं और कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी पढ़ने से अच्छा है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जिनसे हमें पता है कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वही अभी मैंने कहा कि एक तो है 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करना, जिसमें आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा और रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कि किताबें लेके बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं कि सर ये भी कवर कर लूं, ये भी कवर कर लूं, फुल सिलेबस आ रहा है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हो कुछ नहीं रहा है, सब कुछ बर्बाद चल रहा है। तो भाई ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पास मात्र 20% सिलेबस ऐसा है जिससे लगभग 80% एग्जाम पेपर बन रहा है, तो मैं क्यों ना उनको कवर करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं कि भाई अब करना क्या है। तो देखो, अभी मैंने आपको समझाया कि या तो आप कंप्लीट सिलेबस पढ़कर और वो आउटपुट निकाल लो, या फिर आप मात्र 20% सिलेबस पढ़कर वो आउटपुट निकाल लो। अगर आपके 250 से 300 के बीच में मार्क्स अटके हुए हैं तो आपके लिए इस समय पर मानी जो कि अब आपका लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है, इस समय पर जो बेस्ट है आपके पास वो ये है, ना कि ये है, क्योंकि अब ये आपके हाथ में नहीं है। अब ये है कि भाई जितना मैक्सिमाइज मैं अपने टॉपिक्स को कर सकता हूं उतना करने की कोशिश करूं, जिससे मेरा जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो पाए। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं कि अब ये जो 3 सब्जेक्ट है इनमें सब्जेक्ट वाइज हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सबसे पहले शुरुआत होती है फिजिक्स के साथ बच्चों। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इट शुड बी मोर ऑफ स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। करना क्या है, आपके फोकस एरियाज मॉडर्न फिजिक्स हैं, थर्मल है, ऑप्टिक्स है, बड़ी डिटेल में बात करेंगे, घबराना मत। और ये टॉपिक्स जो भी मैं आज बताने वाला हूं लगभग आपको 80 से 90 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चन के आसपास तो आपको ये कम से कम पेपर के अंदर देने वाले हैं। और एग्जीक्यूशन जो है वो आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं ज्यादातर चैप्टर से। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं 1-2 तो वो हम छोड़ सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन हम ज्यादातर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जो आसान है या डुएबल है हमारे लिए। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो ये आपकी रैंक को बूस्ट करता है, इसीलिए रैंक बूस्टर कह रहे हैं। यहां पर आपको केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान देना है, जीओसी, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स पे ध्यान देना है। इसके बाद यहां 120 से 140 नंबर का आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए, तब आपको मजा आएगा। लिमिटेड फॉर्मूलाज और नेम रिएक्शंस, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो भैया हैवी वेट
ऑब्वियसली 50% ऑफ द पेपर। अब हैवी वेट्स में हम यहाँ पर जेनेटिक्स, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल है इनका, और हम यहाँ कम से कम 340 मार्क्स को टारगेट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बायो में हम अच्छा स्कोर करके निकल रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, हमें यहाँ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है अगर हमने यहाँ स्कोर कर लिया। इसीलिए आपका मेन फोकस होना चाहिए यहाँ पर, और आपको मास्टर करना पड़ेगा AR को, रीजनिंग को, इसके साथ साथ मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये तो भैया ये सोच लो कि ये पेपर में आने ही आने हैं, है ना। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि पेपर के अंदर लगभग आपका जो 80-90% पेपर था लास्ट ईयर का, 80% पेपर AR, मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस, ये सब थे। मात्र 20% क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस को आंसर करना था, बाकी सब के सब ऐसे थे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करें। चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। तो हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में हम ये जो मैकेनिक्स है इसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि भैया क्या होता है, हम मैकेनिक्स से सॉल्व करना शुरू करते हैं, रोटेशनल में दिमाग लगा रहे हैं, NLM में दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ जाकर हम दिमाग लगाने की जगह अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करें, जहाँ पर अपने को पता है कि जहाँ एनर्जी कम लगेगी और रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, है ना। अपने को पता है मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक्स। थर्मल फिजिक्स भी क्यों लिया है अभी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो थर्मोडाइनमिक्स जो आप पढ़ोगे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए लगभग सेम रहने वाली है। कुछ कुछ बातें आपको अलग याद करनी पड़ेगी, बट ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर सेम रहेंगी, ठीक। तो यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा है, और आउटपुट के बाद जो रिटर्न आएगा वो बहुत कम है। यहाँ आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है आप लोगों को, है ना, जल्दी रिवाइज हो जाती है। इसी तरह से ऑप्टिक्स है, तो जल्दी रिवाइज हो जाते हैं, टाइम कम लगता है और आउटपुट ज्यादा है। तो इसीलिए हमें ऐसे चैप्टर्स पे काम करना है जहां आउटपुट ज्यादा मिलता है। तो भाई मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर की बात करें, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और 32 मार्क्स ही आपके बनाते हैं। क्या क्या होता है, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, लॉजिक गेट्स हो गया, ठीक, ये सब हैं आपके पास। इसके बाद थर्मल फिजिक्स की बात करें तो आपके पास लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक, ओवरलैपिंग भी होती है केमिस्ट्री के साथ। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 16 नंबर आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से हैं, और ऑप्टिक्स की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास रे ऑप्टिक्स से आने ही आने हैं, वे ऑप्टिक्स से आने ही आने हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों, कुछ पोर्शंस जो आप इजीली कवर करके और 20 से 25 सवाल बिल्कुल सटीक तरीके से फिजिक्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के अंदर। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। सबसे आसान पार्ट जो आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है इनऑर्गेनिक, क्योंकि याद करने वाली चीजें, थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो ये तो फ्री मार्क्स है, ठीक। कोऑर्डिनेशन आपने देखा, कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको पता है कंपाउंड्स के आपको कुछ कुछ चीजें पूछी जाती है ना, तो ये अगर आप पढ़ लेते हो आसानी से, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो बहुत इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद ऑर्गेनिक थोड़ी सी दिक्कत देता है, लेकिन फिर भी अगर आप ढंग से नेम रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हो तो आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री एनीवे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बच्चों के लिए, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आ जाता है, एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा आ जाता है। फिर भी बात करते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक के अंदर फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। इसके बाद थ्योरीज वगैरह, VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, CFT आपको ध्यान रखना है। लगभग 28 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ 6 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ GOC, हाइड्रोकार्बन, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये होने के बाद आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कवर कर सकते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, तो लिमिटेड फॉर्मूला, लिमिटेड रखें, बहुत ज़्यादा हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश ना करें। जो आपको लगता है कि ये चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से तैयार हैं हमारे, उन पर ज़्यादा काम करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, ठीक। तो इन पर अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया नर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, 100% गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों बायोलॉजी। बायोलॉजी में ना मैंने नाम दिया इनको बिग 4। जेनेटिक्स, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल्स दोनों आ गया। एवोल्यूशन कितने नंबर का, लगभग 60 नंबर का, यानी 15 क्वेश्चन तो कम से कम आ रहे, है ना। तो ये पहला हैवी वेट आपके पास। दूसरा इकोलॉजी, 10 से 12 क्वेश्चन आपको, इस साल भी शायद 9 या 10 क्वेश्चन थे, तो हर साल आपको इस लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सेल बायोलॉजी 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आराम से आते हैं। रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है, 12th का यूनिट है। तो आप देखो आपके कितने सारे मार्क्स जो हैं वो इन्हीं यूनिट से कवर हो रहे हैं।
अगर आप इन्हें भी पढ़ लेते हो तो आप कम से कम 150 नंबर के आसपास, 150 से 200 नंबर तो आप आराम से इनको पढ़कर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। इसके बाद छोटे मोटे चैप्टर्स हो गए, जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर आपने सिक्योर किए। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी इसी के अराउंड बिल्ड करनी है कि किसको रिवाइज करना आसान है, किससे आउटपुट ज्यादा मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। अब बात करें जेनेटिक्स एवोल्यूशन की, तो भैया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लैक ऑपरोन हो गया, इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इसके बाद एआर टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में आपको पता है अब 3 ही चैप्टर आपके पास रह गए और बहुत ही आसान हो गया इकोलॉजी, है ना। मेजर जो चीजें थी वो हट चुकी है उसमें से, तो आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत कम बचा है। बस बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा सा ध्यान रखना। बायोडाइवर्सिटी में जो डेटा है वो आपके लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अगर डेटाबेस क्वेश्चन आपको दे देता है तो गड़बड़ हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक पेज के ऊपर सारा डेटा लिख लो ताकि आपको वो याद करने में, रिवीजन करने में आसानी रहे, है ना। एनसीईआरटी उठाओ, जितना डेटा दिया हुआ है कि भैया इतने स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होते हैं, एंड्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो सब एक पेज पर लिख लो, ठीक। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो हमारे पास अगेन सेल डिवीजन से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि इस साल कम थे, लेकिन जनरली अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 सवाल सेल, अब छोटा सा चैप्टर है सेल डिवीजन, है ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इतना सा चैप्टर है और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ऐसे चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करो जिनको याद करना आसान है, जिनको रिवाइज करना आसान है और एनर्जी कम वेस्ट हो रही है। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन या कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके। चाहे मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा प्रोसेस बने हुए हैं, आसानी से याद हो जाता है ना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी बहुत इजी गोइंग एनसीईआरटी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, अगेन बहुत ही सिंपल है। तो आप अपना एफर्ट कहाँ लगाते हो इस लास्ट टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिटरमाइन करना है कि ये चैप्टर्स क्या मेरे कवर है या नहीं है। अगर ये चैप्टर्स कवर नहीं है तो भाई इन पे काम करना शुरू कर दो। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप आसानी से इन्हें कवर कर सकते हो, राइट। तो अगर अभी तक भी आपने ये नहीं किया है तो प्लीज अभी इन पे काम कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए होने वाले हैं और इनसे आपके मेजर पार्ट कवर होंगे। इसके बाद और क्या है, तो आपको ये याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप हमेशा इसको देखें कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के अंदर इस तरह की चीजें कहां से पूछी जा सकती है, कहां से आपको दिख रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, इनका जरूर ध्यान रखें। मैच द फॉलोइंग का ध्यान रखें। ये 2-3 चीजें जो है वो नए पैटर्न में आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं। एआर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जहां भी एक्सेप्शंस आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं उनको हाईलाइट कर दें कि जहां जहां लिखा हुआ है ओनली, ऑल, एक्सेप्ट, ये 3 टर्म्स तो हमेशा याद रखो भैया। ओनली हो गया, ऑल हो गया, एक्सेप्ट हो गया। यहां से तो डेफिनेट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जहां जहां आपकी एनसीईआरटी में ये 3 टर्म्स यूज हुए हैं इनको आपको याद करके रखना है, हाईलाइट करके रखना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये तीनों टर्म्स आपको बहुत मदद करेंगे एआर टाइप, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर। तो ये है आपके पास यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन कि आपको यहां पर अगर डू एंड डाई, यही था हेडिंग हमारा कि डू एंड डाई, अगर डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ चुकी है, पहली चीज तो वो आनी नहीं चाहिए थी, अगर आ चुकी है तो अब ये वीडियो देख लो, इसमें जो चैप्टर्स बताए हैं उनकी एक चेकलिस्ट बना लो। तो एक चेकलिस्ट बनाओ बढ़िया सी कि इसके अंदर ये चैप्टर्स हैं जो सर ने बताए हैं, इन चैप्टर्स को मुझे कम से कम कवर करके जाना है और इनका बेस लॉक करो। अपने ये 20% सिलेबस को कंप्लीट करके खत्म करो। अगर ये 20% कंप्लीट हो जाता है तो भैया ये आपके लिए एक गोल्डन कंस्टेंट बन जाता है कि आप कुछ भी नया शुरू मत करो, आपको करना है इस पे काम करो, करते रहो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के पास ज्यादा समय तो है नहीं और मैंने आपका ज्यादा समय लिया भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स बता दिए हैं कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाएं। जो अगर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वीडियोस आप देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे भी मज़ा आता है आपके लिए, अगर आप मुझे पूरा सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।